आज प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करेंगे। हर्क्यूलिस विमान पर प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और उसके बाद मिराज, सुखोई और जगुआर के शानदार एयर शो के साथ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, जिसके लिए एक्सप्रेसवे पर तैयार की गई करीब 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर रिहर्सल भी की गई। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को करीब 36 महीने में बनाकर तैयार किया गया है और इसमें करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों के आर्थिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। जनसभा होगी और मंच से जो है जनसभा आयोजित की जाएगी और उसके बाद जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है वहाँ होने के बाद 45 मिनट्स की जो है एयर शो होगा वहाँ पर। तो एयर शो में फाइटर एयरक्राफ्ट भी आएंगे और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आएंगे और एक एयर शो 45 मिनट्स का एयरफोर्स के सौजन्य से हो रहा है। खर्च कितना हुआ है सब कुछ बनाने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को और फायदे क्या? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कॉस्ट लगभग 22,500 करोड़ है जमीन की कॉस्ट को लेकर और अब तक लगभग 21,000 करोड़ खर्च हो चुका है और ये चालू हो गया है और लोगों को जो है इसको लाभ लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो समय से पहले पूरा किया जाए। ये कितने समय? ये प्रोजेक्ट तो 36 महीने में पूरा किया गया है, जबकि कोविड की 2 वेव्स बीच में आई थी। तो ये तो हमारे इंजीनियर्स के, हमारे टेक्नीशियंस की, हमारे मजदूर जो लगे थे, जो हमारे वर्कर्स लगे थे, ये तो उनकी खामी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि उनकी एक खास बात है कि उन्होंने मेहनत करके निडर होके काम किया है। वो भी हमारे एक तरह से सेना के जवान हैं जिन्होंने काम इसको किया। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 लोगों को कुचल दिया। बताया गया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद वो बेकाबू हो गया और सड़क पर मौजूद 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक स्कूटर सवार सड़क से गुजरता नजर आया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर आया और उसने सीधा स्कूटर में टक्कर मार दी। यही नहीं, उसने पैदल जा रही एक महिला को भी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें संभलने का वक्त ही नहीं मिला और वो ट्रैक्टर के नीचे आ गए। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तेजी से भागकर वहां पहुंचे और ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर की ट्रॉली में रेत भरी थी और वो टस से मस तक नहीं हुई। हालांकि बाद में किसी तरह लोगों ने ट्रॉली को पीछे हटाकर दोनों को बाहर निकाला। इस हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो गई जबकि महिला बुरी तरह घायल हो गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और इस मुठभेड़ में उस घर के मालिक की भी मौत हो गई जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक घर का मालिक आतंकियों का मददगार था और इस साल सुरक्षा बल अब तक 136 आतंकियों को मार चुके हैं। यमन के मारेब पर महीनों से गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए हूथी विद्रोहियों को पस्त करने के लिए सेना ने इतने गोले बरसाए कि वो सिर ही नहीं उठा सके। मारेब प्रांत सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी है जहां तेल के कुओं का भंडार है। यह प्रांत अभी यमन की सुन्नी सरकार के हाथ में है, इसलिए ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोही उस पर कब्जा जमाने के लिए फरवरी से कोहराम मचाए हुए हैं। लेकिन इस बार यमन की फौज ने हूथी विद्रोहियों के हमला करने से पहले ही उन पर ताबड़तोड़ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मारिब से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यमन की सेना बेहद आक्रामक दिखी। अब तक यमन के जो जवान बंदूकों से विद्रोहियों को निशाना बनाते दिखते थे, इस बार वो भारी भरकम खतरनाक तोपों से मीलों दूर छिपे हूथी विद्रोहियों के ठिकाने ढेर करते नजर आए। अल्लाह अकबर। यमन की फौज ने दावा किया कि उनके हमले ने हूथी विद्रोहियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और वीरान रेगिस्तान में उनकी लाशें ही लाशें बिछ गईं। यमन में 2014 में जंग भड़की थी, तब से 7 साल बीत गए लेकिन वहां गृह युद्ध खत्म नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। पीएम हर्क्यूलिस विमान से सीधे एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे और न्यूज 18 पर दिन भर देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सबसे बड़ी कवरेज। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर छिड़े विवाद के बीच कुछ लोगों ने उनके नैनीताल वाले घर पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उनके घर पर आगजनी और तोड़फोड़ की। हमले में उनके घर के दरवाजे और खिड़कियों के कांच
चटके हुए नजर आए। हमले का आरोप हिंदूवादी संगठनों पर लगा। सलमान खुर्शीद पर उनकी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों से करने के आरोप लगे। इस हमले के बाद खुर्शीद ने कहा कि हमला करने वाला बोको हराम, ISIS या हिंदुत्व हो सकता है। कौन लगता है, कौन हो सकता है पीछे, और किताब वजह है इसकी? बोको हराम हो सकता है, आईसिस हो सकता है, या हिंदुत्व हो सकता है। अब आप तीन में कौन है वो चुन लें, तीन में कौन है वो चुन लें। पाकिस्तान हो सकता है, वहाँ नारे पाकिस्तान के लगे तो इसलिए पाकिस्तान भी हो सकता है। तो अब तो ये आपको चुनना पड़ेगा कि कौन है। मैंने तो ये कहा था ये सब बुरे हैं, ये सब बुरे हैं, मैंने तो ये कहा था जी। तो हो सकता है कि बोको हराम को बुरा लगा हो कि मैंने ऐसा कहा कि वो बुरे हैं, ये भी तो हो सकता है। तो इनको तो फिर हमको हमारा साथ करना देना चाहिए, हमको हमारे साथ रहना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि जो भी धर्म का दुरुपयोग करता है वो बुरा है, उसके लिए कोई जगह हमारे संविधान में नहीं है, हमारे संविधान में उसके लिए जगह नहीं है। लेकिन मुझसे आप लोग सब पूछते थे कि हमको उदाहरण दीजिए कि ये लोग ऐसे हैं, उदाहरण दीजिए। आज तो किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि आप बोको हराम पे उदाहरण दीजिए। काहे दो, मुझे क्या मतलब है उन लोगों से, क्यों उदाहरण दो? जो मेरे घर के लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, उनके लिए मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो उदाहरण दीजिएगा, मैं जितने उदाहरण दूंगा उतने ही विवाद बढ़ेगा और हम में कटुता बढ़ेगी। मैंने ये कहा कि अब उन सब को भूल जाओ और अब आगे चलो। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया है, इस मौके का सही उपयोग करो और आगे मिलकर चलो। ये मैंने कहा, आगे मिलकर चलो। मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान मिलकर चलें, तो आपके ही मीडिया की एक एंकर ने कहा कि आप हिंदू मुसलमान की बात ला रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान की बात ला रहे हैं। लाएंगे, हिंदू मुसलमान को जोड़ेंगे, हम सबको एक साथ लाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। बंगाल में SSC यानी स्कूल सर्विस कमीशन की परीक्षा का नतीजा महीनों पहले आ जाने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से उम्मीदवारों का गुस्सा फूटने लगा। बीते कुछ दिन से कई जगहों पर उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो कई छात्राएं एक ग्रुप बनाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सिंगूर से निकल पड़ी, जिनका मकसद राज्य सचिवालय नबन्ना के सामने प्रदर्शन करना था। लेकिन जैसे ही पुलिस को भनक लगी, इन छात्राओं के स्टेशन से बाहर कदम रखते ही उन्हें घेर लिया गया। फिर तो मौके पर मौजूद जवानों ने इन्हें रोककर जबरन पुलिस की गाड़ियों में ठूसना शुरू कर दिया। इस जोर जबरदस्ती में एक छात्रा सड़क पर ही गिर पड़ी। बाद में महिला पुलिस की जवान इस छात्रा को एक अलग गाड़ी में उठाकर ले जाने की कोशिश करती दिखी। हालांकि छात्राएं इसके लिए राज्य सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहराती दिखाई दी। दीदियों तो এখান থেকে পদযাত্রা করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, তাহলে কেন আমাদের সঙ্গে এই অবিচার? छात्राओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अपना हक बताकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन राज्य सचिवालय के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी पुलिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत संसद भवन के अहाते में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने रांची में बने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली से ही रिमोट के जरिए किया। हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। पहले जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी भोपाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। कोई आदिवासी जनजाति भाई बहन रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री जी आवास दिलवा रहे हैं। इस दौरान पीएम के सामने आदिवासी लोक नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। पंजाब बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठाई, ताकि श्रद्धालु शुक्रवार को प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान में इस गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेक सकें। हमने ये मांग की है देश के राष्ट्रपति जी से कि वह पुनः जनता के लिए खोला जाना चाहिए। प्रियंका गांधी बुखार की वजह से यूपी के मुरादाबाद में पार्टी के पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माननीय जो न्यायाधीश है उन्होंने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रसाद के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। आरोप है कि एक वेबसाइट पर लड्डुओं का प्रसाद 351 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है, जबकि मंदिर समिति इसे 260 रुपए में बेचती है। श्री टेम्पल वेबसाइट पर धोखाधड़ी की FIR पंजीबद्ध की है। मुंबई के कांजूरमार्ग इलाके में भीषण आग लग गई और आग सैमसंग के सर्विस सेंटर में लगी। हादसे की जानकारी मिलने पर दमकल की 20 गाड़ियां आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शुरुआती जांच के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई। आग की वजह से सर्विस सेंटर पूरी तरह जलकर राख हो गया। मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके में करीब 9 बजे के आसपास एक सैमसंग का सर्विस सेंटर था, उसमें आग लग गई। मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूं। करीब 8:30 से 9 बजे के आसपास जो जानकारी मिल रही थी फायर ब्रिगेड से कि इसी सर्विस सेंटर में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, अब तक जो प्राथमिक जानकारी मिल पाई है। लेकिन आग लगने के बाद आप देखें, आग पर कंट्रोल तो पा लिया गया है, लेकिन तमाम जो सर्विस सेंटर में सामान था वो पूरी तरह से बिखर गया है, जल गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भयंकर आग लगी थी। 3 घंटे का वक्त फायर ब्रिगेड को इसको बुझाने में लगा है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त जो है इसके अंदर कोई मौजूद नहीं था। एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर था जिसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़ारा जो दिख रहा है, देखिए तमाम जो चीज़ें हैं वो जलकर खाक हो चुकी हैं। ये सर्विस सेंटर था सैमसंग का और यहाँ पर देखिए पूरा हिस्सा जो है आग का, बहुत बड़ा जो हिस्सा था इस सर्विस सेंटर का वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। आग लगने की जो घटना है, जो जोनल डीसीपी हैं वो ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग लगी। हालांकि जांच के बाद ये सामने आ पाएगा कि आग लगने की मुख्य वजह क्या शॉर्ट सर्किट ही थी या कुछ और। फिलहाल यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा। और अब फिलहाल कूलिंग की प्रक्रिया जारी है और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश हो रही है कि आग की कोई चिंगारी तो नहीं सुलग रही, और इसीलिए उसको भी लगातार बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड के जवान पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आग लगने की वजह क्या रही होगी? शॉर्ट सर्किट की वजह से प्राथमिक तौर पे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आग लग सकती है और पूरा आफ्टर ये पूरा कवर करने के बाद हमको पूरा राजस्थान यूनिवर्सिटी के जयपुर के एक कॉलेज में धर्म के नाम पर दंगल शुरू हो गया। 2 दिन पहले कॉलेज में नमाज पढ़े जाने पर विवाद हुआ, जिसका जवाब देते हुए कुछ लोगों ने कॉलेज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिसके लिए बीजेपी के छात्र संगठन ABVP से जुड़े छात्र कॉलेज में जमीन पर ही बैठ गए। कॉलेज में 2 दिन से छात्र संगठनों के बीच इस मुद्दे पर तलवारें खिंची हुई हैं, इसीलिए पुलिस की तैनाती भी पहले से की गई थी। ABVP से जुड़े छात्र बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के नाम पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन कॉलेज प्रशासन को पहले से बवाल की आशंका थी, इसलिए पुलिस को बुलाया गया था। कांग्रेस की सरकार खाड़ों से मंदिर हटाती है और आज यहाँ पर हम लोगों को हमारे महापुरुषों की जयंती नहीं मना दी। ये हमारा अधिकार है और कोई गिरफ्तार करता है तो कर ले। हालांकि विवाद की जड़ में छात्रों के नमाज पढ़ने की घटना को माना जा रहा है, जिसे पहले ही रोक दिया गया था। छात्रों को नमाज पढ़ने से रोकने के खिलाफ NSUI के छात्रों ने धरना दिया था। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने ABVP पर विवाद भड़काने का आरोप लगाया। संघ और RSS से जुड़े हुए थे, इसलिए खुले में बैठे विद्यार्थी नमाज पढ़ते हुए से भी उन्हें आपत्ति हुई। हालांकि कॉलेज प्रशासन की कोशिश दोनों संगठनों से जुड़े लोगों को समझाकर झगड़ा खत्म कराने की रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। PM हर्क्यूलिस विमान से सीधे एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। न्यूज 18 पर दिन भर देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सबसे बड़ी कवरेज। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण का असर अब सीधे बच्चों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इन दिनों अस्थमा के मरीज बढ़ गए हैं, जिनमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। बताया जा रहा है कि 6 साल से 15 साल के बच्चों पर प्रदूषण का सबसे खतरनाक असर हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक प्रदूषण का खतरनाक असर बच्चों के दिमाग और फेफड़ों पर पड़ रहा है। साथ ही बच्चों को एलर्जी की शिकायत भी हो रही है। यही वजह है कि प्रदूषण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
वहीं डॉक्टरों ने बच्चों को सुबह और शाम के वक्त घर से ना निकलने की हिदायत दी है और साथ ही ये भी कहा है कि बच्चे बिना मास्क के घर से बिल्कुल ना निकलें। मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम आ रही है। एक नॉर्मल बच्चों को जिनकी डेवलपमेंट नॉर्मल थी, हर चीज नॉर्मल थी, उनको भी शायद लगता है पोल्यूशन लेवल के कारण उनके जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जो वायरल इन्फेक्शन भी हैं, वो ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। सो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग को बच्चे बाहर न जाएं। सेकेंडली, आजकल 2 साल से ऊपर आप मास्क लगा ही रहे हैं, तो मास्क के 2 फायदे हैं। एक तो ना केवल कोविड से प्रिवेंशन मिलेगा, ऑफ कोर्स अगर आप N95 मास्क लगाएं तो पर्टिकुलर मटेरियल 2.5 जो PM आपका, उससे भी प्रिवेंशन मिलेगी। तो ये 2 एस्पेक्ट आप ध्यान दे सकते हैं। ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था टेरी के सर्वे में बताया गया कि दिल्ली के बच्चों को सांस और दिल की बीमारी का खतरा है। यह सर्वे 400 से ज्यादा बच्चों पर किया गया, जिनमें करीब 74% बच्चों को सांस लेने की शिकायत थी, जबकि करीब 24% बच्चों में आंखों में खुजली की शिकायत रही। वहीं करीब 20% बच्चों में खांसी की दिक्कत नजर आई। इस सर्वे में शामिल बच्चों की उम्र 14 से 17 साल थी और टेरी ने अपने सर्वे में बताया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से उन्हें ये दिक्कतें हुई हैं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आती हुई दिख रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक होगी। बताया जा रहा है कि यह बैठक पर्यावरण मंत्रालय में होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और हालात की जानकारी ली थी। बताया जा रहा है कि बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी, जिसकी वजह से अगली सुनवाई से पहले प्रदूषण पर रोकथाम की रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार के पास प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो इस मामले में एक इमरजेंसी बैठक बुलाए, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के अधिकारी शामिल हों और ठोस एक्शन प्लान बनाया जाए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। बहस के दौरान यह साफ हो गया कि दिल्ली NCR में करीब 76% प्रदूषण कारखानों, गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। यही नहीं, अदालत में यह भी बताया गया कि दिल्ली NCR में पराली की वजह से केवल 4% प्रदूषण होता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से इन 4 मुद्दों पर ठोस एक्शन प्लान बनाने को कहा। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दम घोंटू प्रदूषण पर नाराजगी जताई तो कई दलों ने इस पर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस ने एक मुद्दे की आड़ में 2 सरकारों पर निशाने साधे। सुप्रीम कोर्ट ने जो लथाड़ा है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा की बहानों से लदी, इश्तिहार से भरी और खोखले वादों से जो भरी हुई राजनीति है, उसका पूरी तरह पर्दाफाश करता है। वहीं बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी रही। ऐसे मुख्य तो कहने की जरूरत है नहीं। विज्ञापन मंत्री इस देश में ना कभी हुआ है ना कभी आएगा कि जिसने जो पूरे देश में दौरे कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदूषण से निपटने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार के बैठक के साथ मिलकर के एक्शन प्लान बनाएंगे, सबके साथ मिलकर काम को करेंगे। ICC ने T20 वर्ल्ड कप की एक बेस्ट टीम जारी की। इसमें बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, लेकिन एक भी भारतीय खिलाड़ी को इसमें जगह नहीं दी गई। थोक महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 12.54% हो गई। इससे पहले सितंबर में ये 10.66% रही थी। उत्तर प्रदेश के महोबा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान से हड़कंप मच गया। महोबा के महोबकंठ इलाके में देसी शराब के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची तो जमीन में कुछ जगहों पर संदेह पैदा करने वाले छेद मिले। पुलिस वालों ने जब एक छेद से पाइप डालकर छोटे हैंडपंप को चलाना शुरू किया तो इससे शराब बनाने वाला कच्चा माल निकलने लगा। फिर तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और फौरन खुदाई करवाने का फैसला किया गया। अरे वो खोद रहा है, वो ऐसे निकालने वाला है, उसको रहने दो, माल निकले। माल नहीं, ड्रम से चाहिए ना, जेसीबी तो मंगाया है। इसके बाद इस इलाके में जमीन में बनाए गए सुराखों की तलाश शुरू हुई और फिर एक साथ कई संदिग्ध जगहों की खुदाई की गई। खेतों में की गई खुदाई से जमीन के नीचे दबाए गए एक के बाद एक कई ड्रम निकलने लगे। 4200 लीटर अवैध शराब बरामद हुई, साथ ही साथ 65 कुंटल लहन जो मिला था उसे नष्ट कराया गया। मुखबिर से मिले सुराख सटीक निकलते ही पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया।
गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है कि सरकार गुरु पर्व के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर विचार कर रही है। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान पंजाब बीजेपी के नेताओं ने कॉरिडोर खोले जाने की गुजारिश की थी। एक दिन पहले पंजाब बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी मुलाकात की। कोरोना संकट की वजह से मार्च 2020 में करतारपुर कॉरिडोर को बंद किया गया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच कर रही यूपी पुलिस की एसआईटी को अपग्रेड करने के निर्देश दिए और उत्तर प्रदेश सरकार से उन वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की लिस्ट मांगी जो यूपी कैडर के तो हों लेकिन यूपी के रहने वाले न हों। इसी लिस्ट से कुछ अधिकारियों को जांच कमेटी में रखा जाएगा। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक जांच कमेटी का गठन कर सकती है, जिसकी कमान हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को सौंपी जाएगी। अमित शाह ने तिरुपति मंदिर में पूजा की। गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे, जहां उन्होंने कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा की। हिंदी की मशहूर लेखिका और कथाकार मन्नू भंडारी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने महाभोज और आपका बंटी जैसी मशहूर रचनाओं से एक अलग पहचान बनाई थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अगले 2 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अपने दौरे में देहरादून में कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही उत्तरकाशी में वो एक रोड शो भी निकालेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में सीएजी दफ्तर में पहले ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा और इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑडिट दिवस का मकसद सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सीएजी के योगदान को सबके सामने लाना है। दुबई में हर 2 साल में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का आगाज हो गया। कोरोना काल में पहली बार हो रहे इस एविएशन ट्रेड शो से विमान कंपनियों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब एयरलाइन इंडस्ट्री पिछले साल महामारी की वजह से हुए लगभग 10,26,000 करोड़ रुपए के घाटे से उबरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एविएशन सेक्टर की खोई रौनक लौटाने के लिए एग्जीबिशन में यात्री विमानों के साथ लड़ाकू विमान भी अपना दमखम दिखाते नजर आए। आसमान में विमानों का हुजूम उड़ता दिखा, जिसने ऐसा रंग बिरंगा धुआं छोड़ा कि नीले आसमान में रंग भर गए। लेकिन इसके बाद तो हवाई जहाजों के शानदार स्टंट्स ने लोगों के होश उड़ा दिए। एक लड़ाकू विमान ने तो हवा में ऐसी खतरनाक कलाबाजी की कि जमीन पर खड़े इंसान के रोंगटे ही खड़े हो जाएं। मगर विमानों के हैरतअंगेज करतबों से ज्यादा एयर शो में पहले दिन लोगों का ध्यान खींचा रूस की सेना के चेकमेट फाइटर जेट ने, जिस पर इतना शानदार लेजर लाइट शो किया गया कि हर कोई बस देखता ही रह गया। पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात के साथ कूटनीतिक रिश्ते शुरू होने के बाद पहली बार इजरायल भी 5 दिन तक चलने वाली विमानों की प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। पीएम हर्क्यूलिस विमान से सीधे एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। न्यूज 18 पर दिन भर देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सबसे बड़ी कवरेज। यूपी के मुरादाबाद में सर्राफा बाजार में 3 बदमाशों ने फिरौती की मांग करते हुए हवाई फायरिंग की। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि 3 लड़के एक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे और आसपास मौजूद दुकानदारों को धमकाने के बाद हवा में फायरिंग कर दी। आरोप है कि लड़कों ने वहां दुकानदारों से 20-20 हजार रुपए की फिरौती मांगी थी और बताया गया कि इसके बाद दुकानदारों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद 3 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी सर्राफे की दुकानें हैं काफ़ी, वहाँ पे 3 लोग आए और आके इन्होंने सबसे पहले फायर मारा। उसके बाद बोले हर दुकानदार से हमें 20-20 हज़ार रुपये चाहिए। नहीं दोगे तो हम दुकान नहीं चलने देंगे आपकी। कौन लड़के हैं, क्या नाम है? ये सर एक का नाम तो ऋषभ है, बाकी नहीं जानते हम। 3 लोग थे, 1 का नाम है। 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 3 लोग
जयंतीपुरा चौकी जो है सराफा बाजार वाले मार्केट में 3 अभियुक्त एक मोटरसाइकिल पे नशे की हालत में उन्होंने हवाई फायरिंग किया, जिसमें पुलिस को सूचना मिलने के बाद करीब 10 मिनट बाद उन्हें उस एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एक मेन उसका चालक है जिसने हवाई फायरिंग की थी, इसका नाम ऋषभ है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा उचित धाराओं में पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 की पुलिस तलाश कर रही है और जांच जारी है। यूपी के हरदोई से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक मंदिर परिसर में यज्ञ के दौरान आग भड़क गई, जिसमें यज्ञ मंडप जलकर राख हो गया। हादसे के वक्त वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन यज्ञ मंडप में जैसे ही आग भड़की सभी लोग वहां से बाहर निकल आए। इसके बाद तो समझिए वहां कोहराम ही मच गया। आग की ऊंची लपटों को देख यज्ञ में शामिल लोग दहशत में आ गए। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग इधर उधर भागते भी दिखे, जबकि एक आदमी धधकती आग पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश करता दिखाई दिया। इस मंडप को बनाने में बांस और घास का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए कुछ ही देर में यह आग इतनी खतरनाक हो गई कि इसकी लपटें सब कुछ जला देने को बेताब दिखीं। इस बीच घटना वाली जगह पर कुछ पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला और लोगों को वहां से दूर जाने की हिदायत दी। थोड़ी देर बाद आग तो बुझ गई, लेकिन यज्ञ मंडप जलकर राख हो गया। जो यज्ञ में मान लिया गोले पड़े हुए हैं, उनकी चिंगारियों की वजह से या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लग गई। बताया गया कि इस खास पूजा में शामिल होने के लिए हरदोई के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग आए थे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस और वीएचपी पर देश के बंटवारे का आरोप लगाया। राजभर ने दावा किया कि देश का बंटवारा मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं करवाया था। यही नहीं, राजभर ने अपनी हत्या करवाने तक का अंदेशा जताया कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस में फंसाकर ये हमारी अफीम, चरस, गांजा गाड़ी रोक करके रख करके चलान कर सकती है, ये हमारी हत्या करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बयान को बीजेपी ने मीडिया में सुर्खियां बटोरने का हथकंडा करार दिया। बीजेपी के मुताबिक जिन्ना पर बयान के बहाने राजभर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आजकल अखिलेश यादव की कठपुतली हैं और इसीलिए अखिलेश यादव के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए वोट बैंक की तुष्टीकरण की अखिलेश यादव की राजनीति को ही बढ़ाते हुए वो लगातार जिन्ना का महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जल्द ही कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया की तैनाती पर जारी विवाद और गहरा गया है, जिसके बाद सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान को कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक पीएम इमरान खान के सामने 2 विकल्प रखे गए हैं, जिनमें पहला यह है कि वो खुद 20 नवंबर से पहले अपनी कुर्सी छोड़ दें, या फिर दूसरे विकल्प के तौर पर विपक्ष संसद में उनकी सरकार गिरा देगा। खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में गठबंधन के सहयोगी दल एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इमरान खान का साथ छोड़ सकते हैं। यानी बतौर प्रधानमंत्री अब इमरान खान थोड़े दिनों के ही मेहमान हैं, क्योंकि इस बार उनकी कुर्सी जाना लगभग तय है। त्रिपुरा में गिरफ्तार 2 पत्रकारों को कोर्ट से राहत मिल गई। त्रिपुरा में हिंसा की झूठी रिपोर्टिंग के आरोप में गिरफ्तार 2 पत्रकारों को कोर्ट से जमानत मिल गई। टीम इंडिया ने T20 सीरीज से पहले जयपुर में अभ्यास किया। न्यूजीलैंड के साथ होने वाली इस सीरीज की शुरुआत बुधवार से होगी। सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत गर्मा गई। उन्होंने एक दिन पहले बयान दिया कि जवाहरलाल नेहरू इसलिए देश के पहले पीएम बने क्योंकि उनके लिए सब बराबर थे, और ऐसे व्यक्ति को उन्होंने देश का नेता बनाया जिनका सोच विस्तृत था। ये नहीं कि तुम्हारी दाढ़ी है, ये नहीं कि तुम्हारे पजामे घुटने तक जाते हैं। या बीजेपी ने जैसे ही अय्यर का ये बयान सुना, उसने 2 टूक कह दिया कि ये बात नासमझी वाली है। यह बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। खबर है कि आईपीएल की नई टीम लखनऊ ने गैरी कर्स्टन और आशीष नेहरा को कोच बनाने के लिए उनसे संपर्क किया। ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने इस फैसले के बहाने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। एक दिन पहले केंद्र सरकार के उस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, जिसमें यह साफ किया गया है कि अब से सीबीआई और ईडी प्रमुख का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इनकी नियुक्ति पहले की तरह 2 साल के लिए की जाएगी। इसके बाद 1-1 साल के 3 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस का रूट इख्तियार किया गया है। स्पष्ट जाहिर है कि कुछ लोगों को इसका फायदा होगा। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया और कांग्रेस को इस पर सियासत न करने की सलाह दी। ये सरकार के प्रशासनिक फैसले हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं देखनी चाहिए।
तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो 40 कैदियों की क्षमता वाले बैरक में अकेला रहता हुआ दिखाई दिया है। तस्वीरों में यह भी दिखा कि सुकेश चंद्रशेखर के बैरक में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पर्दा डाला गया था। न्यूज 18 को इस मामले में जेल में बंद 19 आरोपियों की तस्वीर भी हाथ लगी है। इनमें वो 7 जेल अधिकारी भी शामिल हैं जिन पर सुकेश चंद्रशेखर का साथ देने का आरोप लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र